अमेरिकी उद्विकासवाद संप्रदाय, अमेरिकन स्कूल ऑफ इवोल्यूशनिज्म। इसमें हम एक महत्वपूर्ण मानव शास्त्री के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम है एल.एच. मॉर्गन, 1818 से 1881। लुइस हेनरी मॉर्गन एक अमेरिकी उद्विकासवादी मानवशास्त्री थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क के ओसरा नामक स्थान में हुआ था। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेशा से वे एक वकील थे। एक वकील के रूप में वे रोचेस्टर में स्थापित हुए थे। यहाँ उनकी भेंट अमेरिकी भारतीय जनजाति इराक्विस से हुई। वे एक अमेरिकी भारतीय जनजाति के बहुत अधिक समीप आ गए। अपने समकालीन अमेरिकियों की तरह मॉर्गन भी क्लब, लॉज तथा अमेरिकी भारतीय जनजाति समाज की ओर आकर्षित हुए। अपने विद्यार्थी जीवन में मॉर्गन ने एक समूह की स्थापना की थी। इस समाज का मुख्य लक्ष्य प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं का अध्ययन करना तथा ग्रीक के रीति रिवाजों का अनुसरण करना था। लेकिन जब वे लॉज की स्थापना किए तब वे अपने लॉज का नामकरण इराक्विस का विशाल समूह के रूप में किया। वे इस विशाल समूह के प्रधान चुने गए थे। लॉज में मॉर्गन का नाम स्केनिनतोह था। समाज के सभी सदस्य अपने आप को योद्धा कहते थे तथा इराक्विस भारतीयों के रीति रिवाज पर चर्चा किया करते थे। इस प्रकार मॉर्गन की अभिरुचि इराक्विस भारतीयों के बीच जागृत हुई। अचानक एक दिन मॉर्गन की भेंट एक नौजवान सिनेस भारतीय से हुई। उसका गैर भारतीय नाम एली पार्कर था। पार्कर कानून का विद्यार्थी था तथा अंग्रेजी भाषा बोल लेता था। पार्कर के सहयोग से मॉर्गन को इराक्विस भारतीयों के प्रधानों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। एक बार पार्कर को मॉर्गन द्वारा संचालित समाज ग्रैंड ऑर्डर में आख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। आख्यान का विषय इराक्विस भारतीयों की गीत, पौराणिक कथा तथा प्राचीन संस्कृति था। लेकिन पार्कर ने इन विषयों से हटकर अपना आख्यान इराक्विस भारतीय की दयनीय स्थिति पर केंद्रित किया। उनके आख्यान में इराक्विस भारतीयों की दरिद्रता, निर्धनता तथा अप्रसन्नता प्रकट हुई। उनका आख्यान सुनकर ग्रैंड ऑर्डर के सदस्य काफी प्रभावित हुए थे। मॉर्गन ने उसी समय निश्चय किया कि वह इराक्विस भारतीयों की समस्या को कानूनी लड़ाई द्वारा सुलझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कानूनी लड़ाई में मॉर्गन को पूर्ण सहयोग दिया। मॉर्गन ने यह भी अनुभव किया कि इराक्विस भारतीयों की संस्कृति तीव्र गति से परिवर्तित हो रही, अतः उसे लिपिबद्ध करना आवश्यक था। पार्कर के सहयोग से वे इराक्विस भारतीयों के प्रधानों तथा मूल सूचनादाताओं को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। इन साक्षात्कारों में पार्कर मॉर्गन के लिए स्थानीय अनुवादक का काम कर रहे थे। इन्होंने इराक्विस भारतीयों के वंशावलियों का संकलन किया। नृत्य, संगीत, गीत, कथा, परिवार, संगठन, वंश समूह, सरकार के स्वरूप पर आंकड़े संकलित किए गए। इन सामग्रियों का अनुसंधान की दृष्टि से विश्लेषण एवं वर्णन किया गया था। आगे चलकर मॉर्गन ने कई पुस्तकें लिखी जिनमें 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल थी। 1851 में लीग ऑफ इराक्विस लिखा उन्होंने। 1870 में सिस्टम ऑफ कंसैग्युनिटी एंड एफिनिटी इन ह्यूमन फैमिली। 1877 एशियन सोसाइटी रिसर्चेस इन लाइन्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस फ्रॉम सेवेजरी थ्रू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन। 1881 हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ अमेरिकन एब्रोरिजिन्स। लीग ऑफ इराक्विस पुस्तक का प्रकाशन 1851 ईस्वी में किया गया था। यह अमेरिकी भारतीय जनजाति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। इराक्विस भारतीयों के अध्ययन करते समय मॉर्गन की विशेष अभिरुचि परिवार, संगठन तथा सरकार के स्वरूप में थी। इसके लिए उन्होंने इराक्विस भारतीयों के विवाह संबंधी नियमों तथा वंशावली के ऊपर आंकड़े संकलित किए।
जब वे अध्ययन कर रहे थे तब उनका ध्यान अचानक इराक्विस भारतीयों द्वारा प्रयुक्त नातेदारी शब्दावलियों की ओर गया। उन्होंने पाया कि इराक्विस भारतीयों के बच्चे अपनी माँ की बहनों को माँ, पिता के भाइयों को पिता, दादा के भाइयों को दादा तथा दादा एवं उनके भाइयों की पत्नियों को दादी कहकर पुकारते थे। मॉर्गन नातेदारी शब्दावलियों की इस पद्धति को वर्गात्मक पद्धति बतलाया, जिसमें एक ही नातेदारी संज्ञा से कई रिश्तेदारों को पुकारा जाता है। वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली पद्धति का विकास विकसित अवस्था में हुआ जब प्रत्येक रिश्तेदारों को अलग अलग शब्दों से पुकारा जाने लगा। मॉर्गन ने वर्गात्मक पद्धति का प्रचलन केवल इराक्विस भारतीयों के बीच ही नहीं, वरन इसका प्रचलन ओजीवा भारतीयों के बीच भी पाया। इससे यह भी अर्थ निकल रहा था कि अमेरिकी भारतीयों की उत्पत्ति एक रही होगी तथा एशिया से संबंधित रही होगी। अमेरिकी भारतीयों की उत्पत्ति एशिया में हुई है। इस परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए मॉर्गन ने प्रश्नावली तकनीक का सहारा लिया। उन्होंने एक 7 पृष्ठ का प्रश्नावली तैयार किया, जिसमें कुल 200 प्रश्न थे। प्रश्नावलियों को विश्व के सभी भागों में स्थित धर्मदूतों एवं राजनीतिज्ञों को पास साइमन संस्था के वित्तीय सहयोग से भेजा गया था। प्रश्नावली की एक कॉपी भारत में तमिलों के पास भेजी गई थी। हालांकि बहुत सारे प्रश्नावलियों को भरकर लौटाए नहीं गए, लेकिन जितने भी लौटाए गए उससे पता चला कि अमेरिकी भारतीयों द्वारा समान भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह बात भी सत्य साबित हुई कि भारत के तमिल लोग भी वर्गात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मॉर्गन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमेरिकी भारतीयों की उत्पत्ति एशिया में हुई थी। मॉर्गन की दूसरी पुस्तक सिस्टम ऑफ कंसेग्विनिटी एंड एफिनिटी इन ह्यूमन फैमिली का प्रकाशन 1870 में हुआ था। यह पुस्तक विश्व के सभी भागों से भरकर लौटाए गए प्रश्नावलियों से प्राप्त सामग्रियों के विश्लेषण एवं वर्णन पर आधारित है। इस पुस्तक के मॉर्गन ने परिवार के उद्विकासीय स्वरूप की चर्चा की। मॉर्गन के अनुसार परिवार का आधार विवाह रहा है। जैसे जैसे विवाह का स्वरूप बदलते गया, परिवार का स्वरूप बदलता गया। आरंभ में कामाचार या अनाचार की अवस्था थी। इस समय रक्त संबंधियों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होता था तथा संतानोत्पत्ति होती थी। समरक्त संबंधियों से निर्मित परिवार को मॉर्गन ने समरक्त विवाही परिवार कॉन्सिग्यूनी फैमिली कहा। यह मानव परिवार का आरंभिक स्वरूप था। विकास की दूसरी अवस्था में समूह विवाह अस्तित्व में आया। इसमें एक समूह की सभी लड़कियों का विवाह एक दूसरे समूह के सभी लड़कों से कर दिया जाता था तथा दूसरे समूह की सभी लड़कियों का विवाह पहले समूह के सभी लड़कों के साथ कर दिया जाता था। इस प्रकार दो समूह आपस में ही लड़का तथा लड़की का आदान प्रदान करके विवाह किया करते थे। मॉर्गन ने समूह विवाह के आधार पर बने परिवार को पुनालुएंट फैमिली कहा है। यह समूह विवाह पर आधारित परिवार था। विकास की तीसरी अवस्था में बहुपति विवाह की प्रथा स्थापित हुई। इस प्रथा में एक ही स्त्री से अनेक पुरुष विवाह किया करते थे। मॉर्गन ने बहुपति प्रथा पर आधारित परिवार को सिडेरियम फैमिली कहा। विकास की चौथी अवस्था में बहुपत्नी विवाह परिवार पॉलीजिनिस फैमिली अस्तित्व में आया। विकास की अंतिम अवस्था में एक पति पत्नी विवाह अस्तित्व में आया, अर्थात मोनोगैमीज। इसके कारण एक पति पत्नी विवाही परिवार मोनोगैम्स फैमिली अस्तित्व में आया। इस प्रकार मॉर्गन के अनुसार मानव परिवार 5 अवस्थाओं में होकर गुजरा है, जिसे समरक्त विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार तथा एक पति पत्नी विवाही परिवार के नाम से जाना जाता है। मॉर्गन की तीसरी पुस्तक एशियन सोसाइटी
Researches in the line of progress from savagery through barbarism to civilization का प्रकाशन 1877 में हुआ था। इस पुस्तक में मॉर्गन ने मानव जातीय काल तथा तकनीकी विकास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव जातीय काल को 3 खंडों में विभाजित किया: आरण्यावस्था, असभ्यावस्था और सभ्यावस्था। फिर आगे उन्होंने इसे उपखंडों में विभाजित किया। आरण्यावस्था को 3 उपखंडों में विभाजित किया और असभ्यावस्था को 3 उपखंडों में विभाजित किया। सभ्यावस्था को उन्होंने विभाजित नहीं किया। आरण्यावस्था के 3 उपखंडों में निम्न, मध्य, उच्च, ठीक उसी प्रकार असभ्यावस्था में भी निम्न, मध्य और उच्च। हम एक एक करके उनके तकनीकी विकास पर चर्चा करते हैं। निम्न आरण्यावस्था में तकनीकी विकास किस प्रकार हुआ? वाणी का विकास एवं खाद्य आविष्कार। मध्य आरण्यावस्था में मछली मारना एवं अग्नि का आविष्कार। उच्च आरण्यावस्था में धनुष एवं बाण का आविष्कार। निम्न असभ्यावस्था में मिट्टी के बर्तन का आविष्कार। मध्य असभ्यावस्था में प्राचीन विश्व में पशुपालन तथा नवीन विश्व में सिंचाई द्वारा खेती एवं पत्थर के ईंटों से बने भवन। उच्च असभ्यावस्था में धातु उपकरणों का निर्माण और अंत में असभ्यावस्था में ध्वन्यात्मक अक्षर एवं लेखन। इस प्रकार मॉर्गन ने मानव जाति एवं समाज के सांस्कृतिक इतिहास को मानव जातीय कालों एवं तकनीकी विकास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने आरण्यावस्था को निम्न, मध्य एवं उच्च में विभाजित किया है। पुनः असभ्यावस्था को भी निम्न, मध्य एवं उच्च में विभाजित किया है। उन्होंने दर्शाया है कि प्राचीन मानव समाज की आरंभिक अवस्था आरण्यावस्था थी। इस समय मानव जाति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगल से हो जाती थी। विकास की दूसरी अवस्था असभ्यावस्था थी, जिसमें पशुपालन तथा कृषि द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। मानव जाति की सबसे उच्च अवस्था सभ्यावस्था थी, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवस्था स्थापित, ध्वन्यात्मक अक्षर तथा लेखन का विकास हुआ। मॉर्गन की चौथी पुस्तक हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ अमेरिकन एब्रोरिजिन्स है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881। वे प्रथम मानव शास्त्री थे जिन्होंने स्वीकार किया कि भौतिक संस्कृति का उत्पादन सामाजिक विकास से पृथक नहीं होता। इस पुस्तक में उन्होंने दर्शाया कि भवन निर्माण कला परिवार संगठन एवं सामाजिक जीवन के स्वरूप को प्रभावित करता है। मॉर्गन न तो किसी विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र को पढ़ाया और न ही उन्होंने किसी विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का बौद्धिक विषय के रूप में स्थापित करवाया। अतः उन्होंने मानव विज्ञान में महान योगदान के बावजूद अमेरिकी मानव विज्ञान का संस्थापक नहीं माना जाता। यह पदवी फ्रांच बोआस को प्राप्त है। मानव विज्ञान के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदानों को नकारा नहीं जा सकता है।